जरा एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में आपको बताते हैं जो ये खुलासा कर रही है कि देश में असमानता की खाई लगातार बढ़ रही है। देश विकास की तरक्की की तरफ लगातार बढ़ रहा है। जो हमारे ग्रोथ रेट्स हैं वो भी शानदार हैं, लेकिन क्या हमारी कमाई और संपत्ति देश के एक खास वर्ग तक सीमित होती जा रही है? असमानता पर आई एक ताजा रिपोर्ट देश में फैलती जा रही असमानता की खाई की पोल खोलती है। भारत दुनिया में सबसे असमान देशों में शुमार है। देश की कुल कमाई का 22% हिस्सा मात्र 1% अमीरों के पास है, जबकि नीचे से 50% लोगों की कमाई का हिस्सा घटकर महज 13% रह गया है। दुनिया के 100 से ज्यादा जाने माने अर्थशास्त्रियों ने विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 जारी की है। इसे नोबेल अवार्ड विजेता अभिजीत बनर्जी ने लिखा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अमीर लोग और अमीर हो रहे हैं और गरीबों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में नागरिकों की सालाना औसत प्रति व्यक्ति आय 2,04,200 रुपए है। वहीं नीचे के 50% लोग महज 53,610 रुपए सालाना कमाते हैं, जबकि ऊपर के 10% लोगों की औसत आमदनी इससे 20 गुना ज्यादा है, यानी वो 11,66,520 रुपए कमा रहे हैं। इन 10% लोगों के पास देश की कुल आमदनी का 57% हिस्सा जाता है। अगर लोगों की संपत्ति की बात करें तो देश के 50% लोगों के पास खुद की संपत्ति ना के बराबर है। इन लोगों की औसत संपत्ति सिर्फ 66,280 रुपए है, जो कुल संपत्ति का महज 6% ही है। अगर मध्यम वर्ग की बात करें तो मध्यम वर्ग के लोगों की स्थिति गरीबों जैसी ही है। मध्यम वर्ग के पास औसत संपत्ति 7,23,930 रुपए है। यह कुल संपत्ति का 29.5% है। और अगर उच्च मध्यम वर्ग की बात करें तो 10% लोगों के पास 63,54,070 रुपए की औसत संपत्ति है, जो कुल संपत्ति का 65% है। वहीं 1% लोगों के पास 3,24,49,360 रुपए की संपत्ति है, जो कुल संपत्ति का 33% हिस्सा है, यानी 1% लोगों के पास 33% हिस्सा। विश्व असमानता रिपोर्ट में पहली बार महिला और पुरुषों की आय में असमानता के आंकड़े भी जारी किए गए हैं। भारत में महिलाओं की आय का हिस्सा महज 18% है, जबकि एशिया में महिलाओं की औसत आय 21% के आसपास है। अगर बात दुनिया की करें तो अमेरिका और रूस में असमानता तेजी से बढ़ी है, वहीं चीन, यूरोपीय देशों में असमानता धीमी रफ्तार से बढ़ी। अगर पूरी दुनिया का औसत निकाला जाए तो पूरी दुनिया में आमदनी का अंतर कम हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं प्रोफेसर अरुण कुमार से। देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। प्रोफेसर कुमार, बहुत बहुत स्वागत है सर शो पर आपका हमारा। सर, ये रिपोर्ट तो बड़ी चिंता पैदा करती है कि ठीक है, ग्रोथ के पैमाने पर हम जिस भी दिशा में जा रहे हैं उस पर हम संतुष्ट जरूर हो सकते हैं, लेकिन ये ग्रोथ और ये ग्रोथ स्टोरी अगर सीमित है चंद लोगों तक, चंद तबके तक, एक खास तौर के तबके तक, तो फिर इस ग्रोथ का मतलब क्या है सर? देखिए, ऐसा है कि सन 91 के बाद हमारे देश में क्या दुनिया भर में प्रो बिजनेस पॉलिसीज फॉलो की गई हैं। तो प्रो बिजनेस पॉलिसीज में हुआ ये है कि जो वर्कर है, जो बाकी हैं, उनकी तरफ तवज्जो नहीं दिया गया। और ये तो पॉल क्रुगमैन जो नोबेल प्राइज विनर हैं, उन्होंने 2005 में एक पर्चा लिखा था। उसमें दिखाया था कि जो इनइक्वालिटी ग्रेट डिप्रेशन यानी कि 1920s के समय थी, उससे ज़्यादा 2001 में हो गई थी, और ये बढ़ती चली जा रही है। खासकर क्योंकि हमारे यहाँ असंगठित क्षेत्र जो है वो बहुत गिरता जा रहा है, वहाँ पे काम कम हो रहा है और बहुत सारे वर्कर्स वहाँ पे हैं, वो अपने को विड्रॉ कर ले रहे हैं। तो इसीलिए जो लेबर फोर्स है हमारा, वो घटता गया है। वो बढ़ने की जगह, हालांकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन जो वर्कर हैं उनकी संख्या कम हो रही है क्योंकि काम नहीं मिल रहा। उसमें औरतों का जो खासकर जो गिरावट देखी जा रही है कि वहाँ पे वो अपने को काम से जो खींच ले रही हैं, उनको काम नहीं है। तो ये कई चीज़ें हैं जिसकी वजह से असमानता बढ़ रही है, क्योंकि जो संगठित क्षेत्र है वो बढ़ रहा है, असंगठित क्षेत्र घट रहा है। और संगठित क्षेत्र में भी जो कॉर्पोरेट सेक्टर वो बहुत अच्छा कर रहा है। जैसे अभी भी पैंडेमिक के दौरान हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त उछाल आया है, लेकिन दूसरी तरफ जो असंगठित क्षेत्र है वहाँ पे
बेरोजगारी बहुत बढ़ी है, वहां पे लोगों की जो नौकरी चली गई, आमदनी चली गई। यहाँ तक कि CMI की रिपोर्ट बताता है कि मिडिल क्लास के लोग भी जो संघर्ष क्षेत्र में काम करते थे वहां पे भी गिरावट आई है, लोगों की आमदनी में कटौती हुई है वगैरह। और ये जो अभी रिपोर्ट आई है ये तो उससे कहिए तो उससे पहले की है, और उसमें यही दिखता है कि जो असमानता है वो बढ़ती चली जा रही है। इसीलिए हमारे देश में बहुत बिलियनर्स की संख्या बढ़ गई है, जबकि दूसरी तरफ हमारा जो आम आदमी है उसकी आमदनी में कटौती हुई है। तो ये असमानता तो बढ़ी है। दूसरी बात एक और मैं कहूंगा कि जो काले धन की अर्थव्यवस्था जो होती है उसके आंकड़े इसमें नहीं है। अगर वो हम जोड़ दें तो असमानता आसमान को छूने लगेगी। और दुनिया भर में जो एक फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है जिसके चलते हुए 90 टैक्स हेवन है, जिसके थ्रू अमीर आदमी देश से पैसा निकाल लेते हैं और बाहर रख लेते हैं, तो अगर वो सब भी जोड़ लिया जाए तो फिर असमानता तो और भी ज्यादा दिखाई पड़ेगी, जितनी कि आपके आंकड़े बता रहे हैं ये इनइक्वालिटी रिपोर्ट के। तो किस तरह से फिर पाटा जाए इस खाई को, क्योंकि रिपोर्ट भी कह रही है, आपने भी खुद कहा कि दिक्कत ये नहीं है कि जो इस तबके में जो ऊपरी पायदान पर हैं उनकी संपत्ति बढ़ रही है, ठीक है। अब लोग ये भी दलील देते हैं कि भाई बड़े कारोबारी हैं, वो मेहनत कर रहे हैं तो ज़्यादा पैसे कमाएंगे भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो निचला तबका है 50%, उसकी आमदनी, उसकी कमाई, उसकी संपत्ति घटकर 13% पर आ गई है। तो अब इसको खाई को सर पाटा कैसे जाए? देखिए, ऐसा है कि मेहनत तो हमारे देश में सभी करते हैं। जो किसान है, जो मजदूर है, वो बहुत मेहनत करते हैं। आप देखिए, बारिश में, धूप में, सब में मेहनत करते हैं। तो लेकिन जो हमारा जो रूल्स हैं, जो मतलब हमारे इकोनॉमिक रूल्स हैं, वो उनके हक में नहीं जा रहे हैं। जो इकोनॉमिक रूल्स हैं वो फेवर कर रहे हैं कि बिजनेस बढ़े, पर बिजनेस कहाँ बढ़ रहा है? संघर्ष क्षेत्र में बढ़ रहा है। संघर्ष क्षेत्र में सिर्फ 6% लोग काम करते हैं, लेकिन उनकी 55% GDP का कॉन्ट्रीब्यूशन है। हमारे किसानी में जहाँ पे कि 50% लोग करीब हैं, वहाँ पे उनका GDP का कॉन्ट्रीब्यूशन महज 14% रह गया है। तो इसमें अपने आप ही जब खाई बढ़ती चली जा रही है कि जो किसानी है वहाँ से लोग जब बाहर नहीं निकल पा रहे, और वहाँ पे जो कॉन्ट्रीब्यूशन GDP का है वो गिर रहा है। सर्विसेज सेक्टर जहाँ पे महज 30% लोग काम करते हैं, उसका जो है मतलब आप देखें GDP में प्रपोर्शन 55% पहुंच गया है। तो एक तरफ 30% 55% कमा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो 50% है वो महज 14% कमा रहे हैं। तो खाई तो बढ़ेगी। तो हमें जब तक कि रोजगार नहीं पैदा करेंगे, जब तक कि जो प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट नहीं पैदा करेंगे, जिसके लिए हमारा इन्वेस्टमेंट का पैटर्न, हमारा टेक्नोलॉजी का पैटर्न, जब तक ये सही नहीं होगा तब तक ये समस्या बढ़ती चली जाएगी। और इसीलिए दुनिया भर में ये देखा गया है, और इसीलिए वर्ल्ड बैंक ने 2014-15 के बाद कहना शुरू किया कि हमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि जो निचला तबका है उसकी आमदनी इतनी नहीं है, तो उससे डिमांड भी कम हो रही है। जब डिमांड कम होती है तो ग्रोथ कम हो जाती है। तो इसलिए वो कह रहे हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होना चाहिए, कि सीधे सीधे हम पैसा दें जो गरीब तबका है उसको। पर लेकिन मेरा मानना है वो सही नहीं है, क्योंकि जो अगर आप मुफ्त में ऐसे ही पैसा दे देंगे तो उससे डिग्निटी नहीं आती है। प्रोडक्टिव वर्क अगर आप देंगे तो उससे डिग्निटी आएगी। तो ये हमें जो प्रोडक्टिव वर्क क्रिएट करना है अर्थव्यवस्था में, उसके लिए क्या टैक्सेशन हो, क्या हमारी टेक्नोलॉजी पॉलिसी हो, क्या हमारी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, ये सब मिल के वो फिर जो समस्या का समाधान निकलेगा। यानी कोई ये छोटी मोटी समस्या नहीं है। काले धन की अर्थव्यवस्था पे भी अंकुश लगाना जरूरी है, क्योंकि काले धन की अर्थव्यवस्था 3% लोगों में केंद्रित है, तो उनकी आमदनी तो दुगनी हो जाती है अगर आप काले धन की अर्थव्यवस्था को इंक्लूड कर लें। बिल्कुल सर, यानी कि कुल मिला के हमें नीतियों का जो रुख है वो इस तरह, इस दिशा में मोड़ना होगा जहां पर सबके लिए मौके आए और विकास हो तो चौतरफा हो, सबके लिए हो, ना कि एक खास सीमित तबके तक कमाई और संपत्ति का हिस्सा सीमित हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, विश्लेषण दिया। धन्यवाद। थैंक यू।